हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर आव्यूह या मैट्रिक्स, इसका लेक्चर 1 लेकर उपस्थित। आज के इस टॉपिक में आव्यूह का जो कॉन्सेप्ट है और इसकी जो प्रकार है, इन सब को हम आज इसमें जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम अगर के देखें, ये कह रहा है एक हमारे पास एक डाटा है भाई। आव्यूह अगर ऐसे कॉन्सेप्ट में हम देखें तो आव्यूह एक प्रकार का अरेंजमेंट है, क्रम विन्यास, लेकिन किस फॉर्म में? आयताकार। तो अब अगर इस चीज़ को हमें समझना है तो हम अगर के देखें, हमारे पास एक आंकड़ा है कि राधा के पास 10 पुस्तकें तथा 7 कलम है, राम के पास 12 पुस्तकें तथा 9 कलम हैं और सीता के पास 8 पुस्तकें तथा 10 कलम। तो ये एक आंकड़ा है हमारे पास। इस आंकड़े को हम अगर सारणी के फॉर्म में अगर के लिखें तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, राधा, राम और सीता, मतलब इसका एक टेबल हम बना लें, और ये पुस्तक और कलम। अब अगर इसको ऐसे हम देखें, राधा के पास 10 पुस्तक 7 कलम, राम के पास 12 पुस्तक 9 कलम, सीता के पास 8 पुस्तक और 10 कलम है। तो ये इस टाइप से ये इनका। अब इसी अरेंजमेंट को भाई ये सरणी के फॉर्म में एक टेबल हमने ऐसे बना ली। अब इसी को हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी इस चीज़ को हम शो कर सकते हैं कि जैसे इसी आंकड़े को, जैसे ये 10 7 12 9 8 और ये हो गया 10। और इसी कंप्लीट को हम क्या करें, बड़े ब्रैकेट से इसको बाउंड कर दें। ठीक। अब ये चीज़, लेकिन इसको हमने इस टाइप से ये बाउंड तो कर दिया, लेकिन ये चीज़ हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि जो पहले के रो में है, ये फर्स्ट रो या पहला इसको बोलेंगे स्तंभ, पंक्ति। तो ये जो है पहली जो पंक्ति हो गई, इसमें ये राधा की पुस्तकों की संख्या और उसके कलम की संख्या को दिखा रहा है। ये दूसरी पंक्ति में राम की पुस्तक की संख्या और कलम की संख्या को यहाँ पे दिखा रहा है, और तीसरी पंक्ति में सीता के पुस्तकों की संख्या और कलम की संख्या को दर्शा रहा है। तो ये आपका हो गया। ये इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर क्रम विन्यास, जिसको हम कह सकते हैं कि आयताकार क्रम विन्यास में इसको हमने जो अरेंज किया, तो यही आपका ये क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। मतलब जो हमारे पास डाटा है, उस डाटा को एक आयताकार क्रम विन्यास में व्यवस्थित करना ही आपका आव्यूह हो जाएगा। और आव्यूह का जो सिंबल है, ये जो भी कलेक्शन हम करेंगे उसको हम जो बड़ा ब्रैकेट होता है उससे उसको बाउंड हम कर देते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक, उसको आपको जानना है। जैसे ये जो कहलाएगी, जो क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज में नंबर्स हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो पंक्तियां हैं। तो ये हो गई पहली पंक्ति या प्रथम। ठीक। ये आपकी हो जाएगी दूसरी पंक्ति। और ये आपकी होगी तीसरी पंक्ति। तो पहली, दूसरी और तीसरी ये पंक्तियां हो गई। ठीक है।
और ये जो खड़ी के लाइन आपकी है, ये जो भी के नंबर है ये होंगे स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ है ये, और ये है दूसरा स्तंभ। ठीक, अब ये तो हो गया। अब अगर ये आव्यूह है तो इसका कोई ऑर्डर होगा, इसका कोई क्रम होगा। तो जो भी क्रम है आव्यूह का, इस आव्यूह का जो क्रम होगा वो जो आता है रो पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति इसमें है 1 2 और 3, ये 3 इसमें पंक्ति हो गई और 2 इसमें स्तंभ हो गए। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा या क्रम होगा 3 गुणे 2। तो ये अगर यह आव्यूह है, अब इसमें अगर अवयवों की संख्या हमें बतानी है तो ये 3 दूनी 6, ये टोटल 1 2 3 4 5 6 इसमें अवयव आ गए। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे टाइप से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? अब इसी कॉन्सेप्ट को या इसी आंकड़े को हम एक तो इस प्रकार से इसको हमने दिखाया, तो इसका जो आव्यूह आ गया आपका 3 गुणे 2 क्रम का। तो अब अगर इसको इस टाइप से भी हम अरेंज कर सकते हैं। कैसे? पुस्तक, कलम और राधा, राम और सीता। अब राधा के पास 10 पुस्तक और 7 कलम, तो 10 पुस्तक और 7 कलम। राम के पास 12 पुस्तक और 9 कलम, तो 12 पुस्तक और 9 कलम। और सीता के पास 8 पुस्तक और 10 कलम है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब अगर ये सारणिक में आ गया, अब इसको आव्यूह में अगर हमें लिखना हो तो इसको ऐसे ही लिख ले, 10 12 और ये 8, ये 7 9 और ये 10, और इसको ये आयताकार में आ गया और इसको हमने आव्यूह बना दिया क्योंकि हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। ठीक, तो ये हो गया आव्यूह। अब इसमें पंक्ति हो गई ये पहली, इसको हम रो भी कहते हैं। ये दूसरी पंक्ति या रो, सेकंड रो हो गया। और ये आपके हो गए स्तंभ। तो स्तंभ में ये प्रथम स्तंभ हो गया, स्तंभ या कॉलम। ये दूसरा हो जाएगा। और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये है स्तंभ या। तो अब इसमें जो पंक्तियों की संख्या, भाई अगर इस प्रकार से हमने इसको अगर के लिखा तो इसमें पंक्तियों की संख्या तो 2 आ गई, 2 है बस। और जो इसमें स्तंभ हो गए वो कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब इस आव्यूह का जो क्रम हो जाएगा इसका, वो पंक्ति 2 स्तंभ 3, तो 2 गुणे 3 का हो गया ये। लेकिन आंकड़ा क्या है? ये वही है। इसका मतलब कि किसी भी आंकड़े को इस टाइप से भी और इस टाइप से भी हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया आव्यूह। अब इसमें आव्यूह, चूंकि ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर एरे
या आयताकार क्रम विन्यास, और यही आपका क्या कहलाता है, आव्यूह। अब ये जो इसमें एलिमेंट है, ये आव्यूह के अवयव, जो भी इसमें नंबर्स है इस आव्यूह के अवयव है। लेकिन आव्यूह के अवयव तो हैं, लेकिन उनको किस किस प्रकार से हमको लिखना है वो इसमें हम जान। अब इसी से अगर आव्यूह की परिभाषा हम लें तो इसको इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इसका मतलब कि हमारे पास अगर कुछ आंकड़े हैं, उस आंकड़ों को अगर आयताकार क्रम विन्यास में हम लिख रहे हैं और इस सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपका हो गया आव्यूह। अब इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियाँ कहते हैं। अब जो भी आव्यूह होता है उस आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब आव्यूह को हमेशा हम कैपिटल लेटर ही में हम दिखाएंगे, और उसके जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर में हो सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ए बराबर इसमें है 1 2 3 4 0, ये इससे बाउंड है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने छोटा ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट लगा दिया तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब तो फिर ये आव्यूह फिर नहीं होगा। या सिर्फ अगर खड़ी लाइन हमने खींच दी तो भी वो सारणिक हो जाएगा, फिर वो आव्यूह फिर नहीं हो। बी इक्वल टू, अब इसमें चाहे उसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो, उससे कोई दिक्कत की नहीं होती, और चाहे ट्रिग्नोमेट्री के भी, जो भी उसमें आ जाए उसके एलिमेंट हो, वो सारे के सारे आव्यूह को दर्शाएंगे। अब आव्यूह की कोट या आर्डर, तो आव्यूह की कोट या आर्डर में अगर हम देखें कि अगर हमारे पास m पंक्तियां तथा n स्तंभों वाला कोई भी आव्यूह है, तो सिंपल सा इसमें है कि m पंक्तियों तथा n स्तंभों अगर कोई भी आव्यूह कि जिसमें m पंक्तियां मतलब m रो और n स्तंभ या n कॉलम हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा या उसकी जो कोटि होगी, तो उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, उसकी जो कोटि है m क्रॉस n या m/n कोटि का आव्यूह है। ठीक, तो अब इसमें भाई अब अगर एक एग्जांपल हम ले लें कि m क्रॉस n ऑर्डर का या कोटि का एक आव्यूह है a, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे या उसको हम कैसे दर्शाएंगे उसको, तो इसको हम अगर देखें तो जो पहला इसका एलिमेंट a 1 1 A12 A13 और ये अंत में आ जाएगा A1, क्योंकि ये है आपका क्या फर्स्ट रो या पहली पंक्ति, और कॉलम जो या स्तंभ जो है वो n है, तो ये 1n लास्ट वाला इसका ये हो। और अगर इसमें हम देखें तो फिर A21 A22
A23 और ये ऐसे ही आपका A2N तक जाएगा। ठीक, ऐसे इसमें और भी आ सकते हैं। अब ये ऐसे इसमें और जो लास्ट वाला होगा AM1 AM2 AM3 या और जो लास्ट में एलिमेंट आएगा वो ANN। तो ये अगर कोई n क्रॉस n ऑर्डर का या कोटि का अवयव है तो उसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ये देख रहे हो कि ये A11 ये A क्या है, ये जो स्मॉल a है ये इसका अवयव है। अब ये जो अवयव है A1 और 1 क्या है, 1 इस एलिमेंट की जो पोजीशन है इस अवयव में कि किस रो और किस कॉलम में है। जैसे अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन है A11 है तो इसका मतलब ये जो आपका अवयव होगा इस अवयव में पहली पंक्ति में और पहले ही स्तंभ में स्थित होगा। या अगर A23 है 23 तो इसका मतलब ये जो अवयव का जो एलिमेंट है ये इस अवयव में दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में स्थित होगा। तो ये इस टाइप से ये इनके। अब अगर कोई भी अवयव है उसको अगर हमें दर्शाना है उस अवयव को तो इस टाइप से भी उसको हम दर्शा सकते हैं। कैपिटल A बराबर AI J IJ इसके जो पोजीशन है इसकी ये इस चीज़ को ये दर्शा रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि I और J इनकी कि जो भी वैल्यू, अब इसका जो ऑर्डर है वो M क्रॉस N का है। ठीक है, M क्रॉस N इस अवयव का ऑर्डर है और ये IJ इसमें जो एलिमेंट है ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब I की जो भी वैल्यू होती है ये 1 और उससे बड़ी होगी और M के इक्वल होगी। मतलब M और उससे छोटी हो जाएगी। और जो J है इसमें इसकी भी जो वैल्यू होगी 1 और उससे बड़ी होगी और जो इसमें N है इसका मतलब स्तंभों की संख्या के बराबर या उससे कम के इक्वल होंगे, जहाँ पे I और J क्या होंगे ये प्राकृतिक संख्या। इसको इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये था अवयव की कोटि। इस अवयव को किस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब अवयव के प्रकार, अवयवों के प्रकार पे आते हैं या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहला है स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ अवयव या कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा अवयव कि जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक होगी और पंक्तियों की संख्या चाहे जितनी हो वो आपका क्या कहलाता है, स्तंभ अवयव। जैसे अगर कोई भी अवयव है उसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे A बराबर इसमें है 2 3 4, ये एक अवयव है। तो इसका जो ऑर्डर होगा इसमें पंक्तियां 1 2 3 और स्तंभ इसमें 1 है। तो जब इसमें स्तंभ 1 हो गया तो इसका मतलब ये स्तंभ अवयव, एक ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या केवल 1 होती है वो आपका स्तंभ अवयव कहलाता है। एक और इसी का एग्जाम्पल अगर हम लें
या अगर ऐसे हम के लिखें कि एक अवयव है इस प्रकार से, उसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n, वो m क्रॉस 1 है, तो भी ये आपका होगा क्या, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n, या मतलब कि उसमें स्तंभों की संख्या 1 होनी चाहिए और पंक्तियों की संख्या या रो जो है वो चाहे जितने हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। तो इसमें भी ऐसा ही है कि अगर एक एग्जाम्पल ले ए बराबर, इसमें क्या है कि एक ऐसा अवयव कि जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो और स्तंभों की संख्या चाहे जितनी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव। ये इसका एग्जाम्पल हो गया भाई 1 2 3 4। तो ये जो रो है या पंक्ति 1 हो गई, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4, तो ये इसका जो ऑर्डर हो गया 1 गुणे 4। या अगर इसको सिंबॉलिकली हम अगर के लिखें तो aij, और अगर ये आपका 1 क्रॉस n हो जाए तो ही वो आपका होगा क्या, पंक्ति अवयव का एग्जाम्पल होगा। या कहने का मतलब कि ये है कि एक ऐसा अवयव कि जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 हो, वो आपका पंक्ति अवयव कहलाता है। आगे है वर्ग अवयव। तो वर्ग आप जानते ही हैं कि 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, तो ये होता है वर्ग। तो वर्ग का मतलब कि एक ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम इन दोनों की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको हम लें तो इसमें 2 5 1 7, तो इसमें पंक्तियाँ भी 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं, तो ये आपका हो गया वर्ग अवयव। अब चाहे वो जिस ऑर्डर का हो। एक और एग्जांपल इसमें हम ले लें अगर, तो ये 1 2 3 4 0 0 7 3 1, ये है 3/3 का, तो ये हो गया वर्ग अवयव का एग्जांपल। ये हो गया आपका वर्ग अवयव। अब इसका अगर एग्जांपल हम लें तो ये a, सिंबॉलिकली अगर इसको दिखाएं ij, और यहाँ पे आपका चाहे m क्रॉस m लिख दो, चाहे n क्रॉस n, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। अगला है विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें एक चीज़ है, प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य अवयव, वो मुख्य विकर्ण, ये क्या होता है भाई, अगर कोई भी वर्ग अवयव है या रेक्टेंगल आयताकारी है, तो हम अगर इसको लें, इसमें एक विकर्ण आपका ये जा रहा है, एक विकर्ण ये है। ऐसे तो इसमें है कितने विकर्ण, 2 विकर्ण, लेकिन इसमें एक होता है मुख्य विकर्ण, जो आपका जो पहला अवयव है a11, तो जो उस कंडीशन में आए ये ऐसे, तो ये आपका भाई जहाँ पे मतलब ऐसे एलिमेंट से बनने वाला विकर्ण कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपकी सेम हो। भाई इसमें a11 है इसकी पोजीशन, इसकी a22 है, तो a11 a22 ये सेम है, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा क्या, मुख्य विकर्ण। तो अब इसमें विकर्ण अवयव में हम अगर देखें, एक ऐसा अवयव वर्ग अवयव, मतलब अगर कोई भी विकर्ण अवयव है वो क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। तो अब इसमें अगर एग्जांपल हम लें, एक हम लें
तो उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उनकी तो कुछ ना कुछ के वैल्यू हो, लेकिन इसके अलावा और भी जो एलिमेंट है वो सब क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। तो ये आपका हो गया विकर्ण अवयव। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन के ये भी है कि उस अवयव के होने के लिए वो अवयव आपका वर्ग अवयव होना चाहिए, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा और सारे एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव। अब अगर इसको हमें दिखाना है यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू यहाँ पर डायगोनल या dg और इसको 1, जो इसके विकर्ण अवयव के एलिमेंट है बस उन्हीं को इस टाइप से हम यहाँ पे लिख देंगे बस ये। तो ये इसका इस टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, विकर्ण अवयव या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, फिर है अदिश या स्केलर अवयव। अदिश या स्केलर अवयव का मतलब कि एक ऐसा विकर्ण अवयव। अब विकर्ण अवयव का मतलब कि उसमें जो मुख्य विकर्ण है उसके अलावा और जो भी एलिमेंट है वो सारे के ज़ीरो हों। तो एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो क्या हो, समान हो। मतलब जैसे 2 0 0, ये 3 0 2 0, ये 0 0 2। अब इसमें जो भी आपका ये मुख्य विकर्ण है इसके जो एलिमेंट है वो 2 2 2, अगर इसमें 3 3 3 हो जाए तो ये आपका क्या होता, अदिश अवयव या स्केलर अवयव। ठीक है, फिर आगे है या इसी का एक और एग्जांपल चाहो तो फिर ले लो। इसमें ये एग्जांपल -1 0 0 -1, तो ये भी एक एग्जांपल है अदिश या स्केलर अवयव का एग्जांपल, क्योंकि उसमें जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान हो और बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो, ज़ीरो हो। फिर उसके बाद है तत्समक या आइडेंटिटी अवयव। तो ये भी एक ऐसा विकर्ण अवयव कि जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट क्या हो, मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट आपके 1 हो। जैसे ये 1 0 0 1, अब इसमें 1 1 है इसमें, तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स या तत्समक अवयव। ठीक है, तो ये इस टाइप से। फिर एक और एग्जांपल इसी का, यहाँ पे अगर चाहो तो आप ले लो 1 0 0 0 0 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 1। तो ये इस विकर्ण के जो एलिमेंट है वो क्या है, वो 1 1 है और सारे के सारे क्या है, सब 0। अब इसको हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये 2 ऑर्डर की है भाई, 2/2 तो है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो है 2 ऑर्डर की है, ये 3 ऑर्डर की। अब एक और है शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब कि एक ऐसा अवयव के जिसके सारे के सारे एलिमेंट आपके 0 हो। ऐसा अवयव जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो वो आपका क्या कहलाता है, शून्य अवयव। ये शून्य अवयव का एग्जाम्पल हो गया। एक और भी एग्जाम्पल अगर आप चाहो
तो उसमें शून्य अवयव है। एक और भी अगर तो चाहे वो स्क्वायर हो और चाहे रेक्टेंगल, इससे फर्क नहीं है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट हो सारे के सारे वो शून्य होने चाहिए। तो ये थे इनके एग्जाम्पल, वो प्रकार, और इनकी जो भी डेफिनेशन है बुक से वो देख के आप लोगों को कम्प्लीटली इसको तैयार करनी है और उनके एग्जाम्पल। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि शून्य अवयव का जो सिंबल है वो क्या है, उसको इस टाइप से, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये शून्य अवयव है, सिर्फ इसको हम शून्य नहीं कहेंगे, ये शून्य अवयव। अब अगर इसको हमें लिखना होगा कि शून्य अवयव, अगर कहीं पर ये दिया है O3 या O2/3, तो इस O2/3 का मतलब 0, मतलब 0 0, ये 0 0 0, ये इस हिसाब से ये बनेगा, इस ऑर्डर का ये आपका हो गया शून्य अवयव। अब शून्य अवयव का मतलब कि शून्य नहीं होगा, ये इसका सिंबल है शून्य। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।